हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार से एडा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके हैं सीरीज नंबर 21। इससे पहले हम 20 सीरीज पर चर्चा कर चुके हैं और सीरीज नंबर 20 थी वो हमारी स्पेशल सामान्य ज्ञान पर थी और सीरीज नंबर 21 जो है ये भी हमारी सामान्य ज्ञान पर है। और इससे आगे जो सीरीज होगी वो भी क्या है, स्पेशल हमारी सामान्य ज्ञान पर रहेगी, क्योंकि सामान्य विज्ञान की जो सीरीज है वो माही मैम द्वारा कंटिन्यू करवाई जा रही है। पीछे वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का जो बिस्मार्क जो है वो किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क जो है वो किसको कहा जाता है, वो सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई सरदार पटेल जो थे इनको क्या है, बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही क्या है, भारत की जो रियासतें थी उनको एकीकरण, उनको एकजुट करने में सबसे बड़ा योगदान, दृढ़ निश्चय जो था सरदार पटेल का था, इसलिए इन्हें क्या है, बिस्मार्क कहा जाता है। एक बात और ध्यान दे, बिस्मार्क नहीं, इन्हें लोहा पुरुष भी कहा जाता है। लोहा पुरुष जो है वो भी किन्हें कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है। अब देखिए, मुख्य बात उपाधि हो गई, बिस्मार्क भी बिस्मार्क जो है सरदार पटेल को कहा जाता है और लोहा पुरुष जो है वो भी क्या है, सरदार पटेल को कहा जाता है। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि लोहा पुरुष की जो उपाधि है वो किस द्वारा प्रदान की गई, किस व्यक्ति द्वारा दी गई थी। तो लोहा पुरुष की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी सरदार पटेल को। महात्मा गांधी किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी यह उपाधि। और एक मुख्य बात यह ध्यान रखें, आप सबको पता भी होगा, जो सरदार पटेल जो थे ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। क्या थे, भारत के पहले गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री जो थे वो कौन थे, सरदार पटेल थे। अब देखिए ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, देश बंधु चित्तरंजन दास कौन थे। देखिए, देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु थे। किसके थे, सुभाष चंद्र बोस के क्या थे कि राजनीतिक गुरु थे। कौन थे, देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे ये क्या थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अब ऑप्शन सी पे बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किसके थे, महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, देश बंधु चित्तरंजन दास। आयरन मैन किन्हें कहा जाता है, सरदार पटेल को। लोहा पुरुष, बिस्मार्क जो है इन्हें कहा जाता है। और सरदार पटेल जो थे ये भारत के, स्वतंत्र भारत के क्या थे, प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य ग्रहण होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण जो होता है वो किस कंडीशन में होता है। तो सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा जब आता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। एक बात तो याद है। दूसरी बात, सूर्य ग्रहण जो है वो दिन के समय होता है। हमेशा सूर्य ग्रहण जो क्या है, दिन के समय होता है। अब बात करते हैं, दो प्रकार से ग्रहण होता है। एक तो देखिए, जो सूर्य का जो भाग होता है हमें कुछ भाग दिखाई देता है ऐसे कटा हुआ, तो ये देखिए कुछ भाग जो दिखाई देता है ये होता है आंशिक ग्रहण। आंशिक ग्रहण या सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण जो होता है उसमें क्या है, सूर्य का कुछ भाग जो है दिखाई देता है। और पूर्ण जो ग्रहण होता है उसमें सूर्य का बिल्कुल भी भाग जो है वो दिखाई नहीं देता है। और सूर्य ग्रहण जो है वो केवल क्या होता है, दिन में होता है। अब देखिए चंद्रमा ग्रहण, चंद्र ग्रहण के लिए बी ऑप्शन है राइट आंसर। सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या है, पृथ्वी आती है। क्या आती है, सूर्य जो है उसके बीच, सूर्य और चंद्रमा जो है उनके दोनों के बीच में क्या है, जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण जो है वो रात्रि के समय होता है। और दूसरा क्या है, पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण जो है ये कब होता है, ये दिन के समय होता है। और दो प्रकार से होता है, कुछ भाग जिसे कोरिना जो कहते हैं, भाग जो दिखाई देता है वो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और पूर्ण जब सूर्य दिखाई नहीं देता तो उसको कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, यूरोप महाद्वीप जो है
उसकी सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की जो नदी है वो वोल्गा नदी है। कौन सी है? वोल्गा नदी जो है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए चर्चा करते हैं ऑप्शन ए पे, नील नदी। तो नील नदी जो है आप सबको पता है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? नील नदी है। नील नदी जो है ये कहां बहती है? तो नील नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहां बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में यह बहती है। विश्व की यह सबसे बड़ी नदी है। अब बात करें नील नदी का जो उद्गम जो होता है वो कहां से होता है? तो नील नदी का जो उद्गम जो है, उद्गम स्थान जो है वो कौन सा है? तो है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से। कौन सी? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से क्या होता है? नील नदी का उद्गम होता है, जहां से नील नदी निकलती है। और नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो कहां बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहां बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और जो नील विक्टोरिया झील से जब निकलती है तो यह सहारा जो मरुस्थल है, सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, उससे के पूर्व भाग से होते हुए क्या अपना जल जो है वो भूमध्य सागर में गिराती है। कहां गिराती है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर। नील नदी जो अपना जल जो गिराती है वो कहां गिराती है? भूमध्य सागर में गिराती है। और कहां से उद्गम होता है? इसका उद्गम पूछा जाता है ज्यादातर। ये तो सबको ही पता है कि नील नदी विश्व की सबसे बड़ी, तो उद्गम पूछा जाता है तो कहां से होता है? तो उद्गम जो है इसका विक्टोरिया झील से होता है। और विक्टोरिया झील कहां स्थित है ये भी ध्यान रखें, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब देखिए ऑप्शन बी, यांगसी नदी। यांगसी नदी जो है वो कौन सी है? कहां बहती है या क्या कंडीशन है? जो यांगसी जो नदी है, सबसे पहले तो यह ध्यान रखें, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। और कहां बहती है? तो ये चीन में बहती है। कहां बहती है? चीन देश में बहती है। हम बोल सकते हैं कि चीन की सबसे बड़ी नदी है। जब एशिया की सबसे बड़ी है तो चीन की है सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो अमेजन नदी जो है वो कहां बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में बहती है। कहां बहती है? दक्षिण अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। देखिए दयानंद सरस्वती जो थे उनका मूल नाम क्या था? उपनाम बोल सकते हैं। मूल नाम जो था, अब इसे दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती कहा जाता है। तो इनका मूल नाम जो वास्तविक नाम जो था वो क्या था? तो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछे जाते हैं इसने किस समाज की स्थापना की थी, एक इनकी प्रकाशित बुक है उसको पूछा जाता है। तो इनकी जो पुस्तक थी, एक पुस्तक पूछी जाती है, तो कौन सी पुस्तक थी? तो सार्थक, सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी वो किन की पुस्तक थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की थी, जिसका अर्थ जो है वो है सत्य का प्रकाश। सत्य का प्रकाश भी पूछा जाता है, देखा हुआ है क्वेश्चन 2017 में पूछा गया सत्य का प्रकाश पुस्तक। तो सत्यार्थ पुस्तक का अर्थ जो है वो सत्य का प्रकाश है। वो किसके लेखक, किसके द्वारा रचना की गई थी, किसकी रचना थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की यह रचना थी। दूसरा देखिए आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज की जो आप सबको पता है, आर्य समाज जो था उसके संस्थापक कौन है? तो वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। दूसरा आर्य समाज जो था उसका जो मुख्य ग्रंथ जो था, मुख्य ग्रंथ जो था उसके रचनाकार भी दयानंद सरस्वती थे। यह भी ध्यान रखें, आर्य समाज का जो प्रमुख जो ग्रंथ है उसके संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्य का प्रकाश, जिसकी रचना क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अब पूछा जाता है कि आर्य समाज जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। अगर बात करें तो वो कहां की गई थी? तो वो बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे महाराष्ट्र में क्या है? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। क्लियर है? इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है और इनका मूल नाम जो था वो क्या था? मूल शंकर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश। देखिए महिला को मताधिकार यानी वोट देने का जो अधिकार जो था वो सर्वप्रथम किस देश द्वारा प्रदान किया गया था, तो किस देश द्वारा दिया गया था? तो महिलाओं को जो मताधिकार का जो अधिकार जो था मत करने का, वोट करने का, वो न्यूजीलैंड द्वारा दिया गया था सर्वप्रथम। किस द्वारा दिया गया था? न्यूजीलैंड द्वारा दिया गया था। अगर बात करें कब, तो वो 1893 में। कब किया गया था? 1893 में क्या है, मताधिकार देने का अधिकार दिया गया था महिलाओं का। जो प्रथम देश जो था वो था कौन सा? न्यूजीलैंड। अब बात करें भारत की, तो भारत में कब दिया गया था? भारत में 2 कंडीशन पे दिया गया था। सर्वप्रथम जो मताधिकार देने का जो अधिकार दिया गया वो 1935 में दिया गया। 1935 में जो महिलाओं को जो अधिकार दिया गया था, ये वो अधिकार था जो महिला जो थी, जिस पुरुष से जो शादी कर रही है, उस पुरुष को क्या है, पहले से ऑलरेडी अगर मताधिकार है यानी कि उसका वोट है, उसके बावजूद अगर शादी हो रही है तो ही महिला को क्या है, वोट करने का अधिकार था। पूर्णतः अगर बात करें, पूर्णतः कब लागू हुआ? पूर्ण जो लागू हुआ था, पूर्ण अधिकार जो महिलाओं को मिला था वो 1950 में मिला था। कब मिला था? 1950 में क्या है, मत करने का पूर्णतः अधिकार जो है भारत देश में 1950 में मिला था। और सर्वप्रथम जो कुछ अधिकार जो मिला था वो 1935 में मिला था। और प्रथम देश जो था वो कौन था? न्यूजीलैंड था। और कब मिला था? 1893 में दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, केरल के तट को क्या कहते हैं? देखिए केरल का जो तट है उसको क्या कहते हैं? देखिए तट जो होता है वो होता है तालाब, झील, नदी के जो पास का जो भूमि जो होती है, उसकी पास की जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं। तो केरल के जो पास समुद्र जो है उसके पास की भूमि है उसको तट बोलते हैं। तो केरल के तट का उसका क्या है, एक नाम दिया गया है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उस तट को कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ऑप्शन बी देखिए कोंकण तट है। देखिए कोंकण तट कर लेना है, कोंकण तट। तो ऑप्शन बी जो कोंकण तट जो है वो कहां स्थित है? तो कोंकण तट जो है वो गोवा राज्य जो है उसका कुछ जिला और महाराष्ट्र गोवा और महाराष्ट्र के कुछ जिले जो हैं उसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। ऑप्शन सी देखिए कोरोमंडल तट किसको कहा जाता है? देखिए कोरोमंडल तट जो है वो कहा जाता है तमिलनाडु के तट को, तमिलनाडु राज्य को। तमिलनाडु जो राज्य जो है, राज्य का जो समुद्री जो किनारा जो भूमि जो है उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। और कोंकण तट जो है वो गोवा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों का क्या है? स्थान को बोलते हैं। और मालाबार तट जो है वो केरल राज्य को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना जो है वो कब हुई? तो देखिए इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो जो है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं। इसरो क्या बोलते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो इसरो को कहते हैं। तो इसरो की आपको ये भी दिया मिल सकता है, इसरो की बजाय पूछ लिया जाए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 69 को। अब बात करते हैं मुख्यालय की। तो मुख्यालय जो है इसका कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है, बेंगलुरु बोल सकते हैं। बेंगलोर में कहां स्थित है? बेंगलोर में इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। अब तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसरो से, या तो वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष। तो सबसे पहले हम बात करें प्रथम अध्यक्ष। इसरो का प्रथम अध्यक्ष जो था वो कौन था? तो प्रथम पहला जो अध्यक्ष जो था वो था विक्रम साराभाई जो थे ये इसरो के प्रथम यानी पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में अध्यक्ष जो है, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस सोमनाथ जो है वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष जो है वो विक्रम साराभाई
अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय वो कहाँ स्थित है, बेंगलोर। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या है, स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पूना समझौता कब हुआ। देखिए पूना समझौता या पूना पैक्ट भी बोलते हैं इसको, पूना पैक्ट, यह एक राजनीतिक आरक्षण, जो दलित वर्ग का जो राजनीतिक में सीट का जो आरक्षण से रिलेटेड था, तो पूना समझौता जो है इसको पूना पैक्ट कहते हैं। तो ये कब हुआ, तो ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में क्या है, पूना पैक्ट या पूना समझौता जो है वो 1932 में हुआ। फिर बस एक ही व्यक्ति ध्यान रखिए कि किसके मध्य हुआ, तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल कहाँ स्थित है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका एक कालीबंगा नामक जो स्थल जो है वो कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह स्थित है। और कालीबंगा जो है जिसका शाब्दिक जो अर्थ जो है, शाब्दिक जो अर्थ है कालीबंगा का वो है काली चूड़ियां। ये भी ध्यान रखें, काली चूड़ियां जो है वो शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का। ठीक है, क्लियर है। ये कहाँ, सबसे पहले तो बात होगी स्थान की, तो ये कहाँ स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। देखिए सिंधु घाटी से जितने भी स्थल है, चाहे वो लोथल हो या राखी गढ़ी हो या रोपड़ हो, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पहले तो पूछा जाता है सन की खोज कब हुई थी, या नदी पूछी जाती है, या अवशेष पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर जो पूछे जाते हैं, अगर ज्यादा कॉमन बात करें तो खोजकर्ता और नदी पूछी जाती है। तो इसकी खोज जो है वो कब हुई, इसकी खोज जो है वो कब हुई, तो इसकी खोज जो है वो 1952 में, 1952 में इसकी क्या है, खोज हुई थी। अब बात करते हैं खोजकर्ता कौन थे। खोजकर्ता कंफ्यूजन करते हैं। देखिए खोजकर्ता जो थे वो अमलानंद घोष जो थे इसकी क्या थे, खोजकर्ता थे। अब बात करते हैं, देखिए ऑप्शन में जो ज्यादातर के आर्मी के ऑप्शन में तो जो मिलता है ना वो अमलानंद घोष मिलता है। एक बीबी लाल और एक बीके थापर, जो काफी बुकों में ये भी ऑप्शन है। देखिए खोज जो की थी इसकी वो 1952 में हुई थी, किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। बीबी लाल और बीबी थापर जो थे इन्होंने 1961 में, कब, 1961 में क्या है, इसकी जांच जो थी वो इनके अधीन हुई थी। इन्होंने जांच की थी, जो खोज जो है एक्चुअल जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी, 1952 में हुई थी। इन्होंने जांच की थी 1961 में। अगर ऑप्शन में अमलानंद घोष नहीं है तो हम कर सकते हैं इसको बीबी लाल या बीके जो थापर है। खोज नहीं की थी इन्होंने, क्या की थी, सिर्फ जांच की थी। तो हमारा क्या है, खोजकर्ता हो गया, खोज हो गया, स्थान हो गया। बात करते हैं नदी की। नदी जो है वो कौन सी है, तो नदी जो है वो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब अवशेष की बात करते हैं। अवशेष कौन से प्राप्त हुए, मुख्य अवशेष तो पहला जो अवशेष प्राप्त हुआ वो काली चूड़ियां जो है, चूड़ियों के जो अवशेष है वो प्राप्त हुए थे यहां से, काली चूड़ियां के जो अवशेष है कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। दूसरा जो अवशेष है वो जुते हुए खेतों के, जुते हुए खेत या सीढ़ीदार जो खेत के जो अवशेष जो प्राप्त हुए कहां से प्राप्त हुए थे, कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। क्लियर है। हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, काली चूड़ियां। और इसकी खोज कब हुई थी, 1952 में, किसके द्वारा, अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। और बीबी लाल और बीके थापर जो थे इन्होंने क्या की थी, इसकी सिर्फ जांच की थी। अगर ऑप्शन में अमलानंद घोष नहीं है तो हम क्या है 1961 बीबी लाल और बीके थापर कर सकते हैं। और अवशेष जो मुख्य है ये ध्यान रखें, अवशेष जो दूसरा अवशेष जो मुख्य है, सीढ़ीदार खेत या जुते हुए खेत के अवशेष जो है वो कहां से, या साक्ष्म जो है वो कहां से प्राप्त हुए, तो वो कालीबंगा से हुए थे। और काली चूड़ियां के जो है वो तो नाम से पता चला है। और नदी जो कौन सी है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है या तट पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देश का सर्वोच्च खेल सम्मान। देखिए भारत का जो
सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जैसे भारत रत्न है, उसी तरह खेल का जो सम्मान पुरस्कार है वो कौन सा है? तो खेल पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। आर्मी का है वो एक बार ध्यान दे देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न। देखिए आर्मी का जो है वो बहुत ही कम अपडेट में क्वेश्चन डालते हैं। कई बार तो जो NH7 का जो था सबसे लंबा हाईवे था उसका काफी समय तक अपडेट ही नहीं डाला। तो जो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसी का नाम ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न का ही किया गया है। कब किया गया? 2021 में इसका क्या है? नाम बदला गया। तो ये ध्यान रखें, ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे, अगर मिले भी गए दो ऑप्शन में तो राइट आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद होगा। ज्यादातर जहां जो अनुमान जो है वो यही है कि राजीव गांधी खेल रत्न ही मिलेगा। तो ये खेल सम्मान जो है ये सबसे बड़ा खेल सम्मान है, जिसके अंदर क्या है 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किसकी? नगद जो राशि है, राशि भी पूछी जाती है तो कितनी? 25 लाख रुपए की इसकी राशि दी जाती है। अब बात करें शुरुआत की, मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई? तो इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई? 1991 और 92 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 और 92 में इसकी क्या है? शुरुआत हुई थी। 1991 और 1992 में क्या है? इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए प्रथम व्यक्ति पूछे जाते हैं तो इसके प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे? इसके प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो अब इसमें राशि जो दी जाती है वो हमारी होगी, क्या होगी? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पदक दिया जाता है। तो इसके जो विश्वनाथ आनंद जो थे, विश्वनाथ आनंद जो थे यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने प्राप्त किया था। अब बात करें किस खेल से थे, तो खेल जो इसका बात करें तो किस खेल से जुड़े हुए थे? विश्वनाथ आनंद। कौन? विश्वनाथ आनंद जो है वो शतरंज खेल से जुड़े हुए थे। किससे? शतरंज खेल से जुड़े हुए थे। तो शतरंज खेल से जुड़े हुए थे, यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1991-92 में क्या है यह पुरस्कार दिया गया। दूसरी बात यह ध्यान रखें, जो शतरंज जो खेल है इसमें कॉलम या वर्ग पूछे गए थे, शायद 2016 में पूछे गए कि कितने वर्ग होते हैं, कितने वर्ग या कॉलम होते हैं? तो 64 होते हैं। ये भी ध्यान रखिए, शतरंज खेल में वर्ग जो होते हैं, कॉलम जो संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 64 होती है। और प्रथम व्यक्ति जो प्राप्त करता थे विश्वनाथ आनंद थे। किस खेल से थे? वो शतरंज खेल से थे। कब प्राप्त हुआ इन्हें? 1991-92 में हुआ था। और शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। और इसका नाम जो बदला गया वो कब बदला गया था? 2021 में बदला गया था। और भारत का ये खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक अर्जुन पुरस्कार है, वह भी खेल में ही दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो विशिष्ट कोच को दिया जाता है, और यह क्या है? विशिष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 1 डिग्री अक्षांश के बराबर है। देखिए 1 डिग्री जो देखिए ये हमारी गोलार्ध है। अक्षांश रेखाएं जो है वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व बोल सकते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती है वो ये होती है, ये हमारा पूर्व और ये हमारा पश्चिम। अक्षांश रेखाएं जो है ये रेखाएं हैं। तो इसमें पूछा गया 1 डिग्री अक्षांश के बराबर होता है। देखिए 1 डिग्री अक्षांश जो चलते हैं तो उसके बराबर होता है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है दूरियां। तो कितनी दूरी होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश जब चलते हैं तो कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर दूरी कितनी होती है? एक अक्षांश रेखा को पार करने में या दूसरी अक्षांश रेखा तक के बीच की दूरी अंतराल जो होता है वो कितना होता है? 111 किलोमीटर का अंतराल होता है। ये हमारी उत्तर दिशा, आप देखिए ये हमारी दक्षिण दिशा। जो 0 डिग्री बोल सकते हैं, 0 डिग्री जिसे भूमध्य रेखा या जो विषुवत रेखा भी बोलते हैं, तो विषुवत रेखा जो होती है ये हमारी बीच की रेखा होती है 0 डिग्री। और इस तरीके से जो रेखा होती है वो हमारी देशांतर रेखाएं होती है। कौन सी होती है? देशांतर रेखाएं होती है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, वो क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। तो इनकी भी पूछी जाती है कि एक देशांतर को पार करने में या एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य होता है, तो या दूरी नहीं होती, क्या नहीं होती?
दूरी नहीं होती, यहाँ सिर्फ समय होता है। वो कैसे? जो अक्षांश रेखाएं जो होती है, अक्षांश रेखाएं जो होती है वो किसी स्थान की स्थिति को दर्शाती है, और जो देशांतर जो रेखाएं होती है वो क्या है? समय या तिथि रेखाएं कहते हैं, वो समय को दर्शाती है। तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, ये भी ध्यान रखें। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश को पार करने में कितना लगता है? कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर की क्या होती है? दूरी होती है। और कुल जो है वो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं जो है कुल कितनी संख्या होती है? 360 रेखाएं होती है देशांतर, ये ध्यान रखें। ये देखिए 180 इस तरफ होती है, 180 इस तरफ। हम बोल सकते हैं उत्तर पूर्व में कितनी होती है? 180 होती है। और हम बोल सकते हैं पश्चिम से उत्तर है, ये भी कितनी होती है? 180 रेखाएं होती है। और अक्षांश रेखाएं जो होती है, अक्षांश रेखाएं जो होती है वो कितनी होती है? देखिए अक्षांश जो रेखाएं है दक्षिण में कितनी 89 होती है, और उत्तर में भी कितनी होती है? 89 होती है। कितनी होती है? 89 होती है। तो ये टोटल जो हमारी रेखाएं जो है वो कितनी होगी? 178 रेखाएं होगी। अगर हम इसको भूमध्य रेखा को अगर काउंट करें, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अगर काउंट करें तो 179 189 हो गई। तो अक्षांश रेखाएं की संख्या जो है वो कितनी है? 189। और देशांतर जो रेखाएं उनकी संख्या कितनी है? 360। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? देखिए तराइन का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। कब, किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। तो तराइन के 2 युद्ध हुए, एक तो हुआ था प्रथम, और दूसरा जो है प्रथम युद्ध जो है वो हुआ था 1191 में, और दूसरा जो युद्ध है वो हुआ था 1192 में। प्रथम और दूसरा युद्ध दोनों जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही हुए थे। तो प्रथम युद्ध में जो है 1191 में जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो विजय जो हुए थे कौन हुए थे? पृथ्वीराज चौहान जो क्या है विजय हुए थे, पृथ्वीराज। और दूसरा जो युद्ध जो था 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था, उसमें कौन हुए थे? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी क्या हुए थे? विजय हुए थे। तो ये ध्यान रखिए, पहला तराइन का युद्ध उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और दूसरे युद्ध में कौन जीते थे? मोहम्मद गोरी जीते थे। 1 साल के समय के अंतराल में यह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां। देखिए बैडमिंटन जो है उससे संबंधित, खेल से संबंधित जो है वो ट्रॉफियां दी जाती है। तो नारंग कप जो है, नारंग कप जो ट्रॉफी जो है वो किस में दी जाती है? वो बैडमिंटन में ही दी जाती है। और चड्डा कप जो है यह भी क्या है? बैडमिंटन में ही दी जाती है। और अमृता दीवान कप, तीनों मुख्य है। और क्वेश्चन जो बैडमिंटन से पूछा जाता है, एक ट्रॉफी और है लेकिन इन तीनों में से ही पूछा जाता है। तो अमृता दीवान कप जो है यह भी किससे है? बैडमिंटन से है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ये है सभी। तो तीनों ध्यान रखें, नारंग कप, चड्डा कप और अमृता दीवान कप जो है, तीनों जो ट्रॉफियां जो कप जो है वो किस में दिए जाते हैं? तो बैडमिंटन खेल में दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, तुगलकनामा किसकी रचना थी? देखिए तुगलकनामा जो है वो किस की रचना थी? तो तुगलकनामा जो रचना जो थी उसकी रचनाकार कौन थे? तो उसकी रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो। तुगलकनामा की रचना जो है वो किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गोलकुंडा खान कहाँ स्थित है? गोलकुंडा खान, खान या किला, गोलकुंडा खान या किला जो है वो कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा खान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद यानी तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ स्थित है? तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। या गोलकुंडा खान भी बोल सकते हैं या किला भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए यह प्रसिद्ध है। जो कोहिनूर का जो हीरा था, कोहिनूर का जो हीरा जो था वो कहां से प्राप्त हुआ? तो वो गोलकुंडा खान से ही प्राप्त हुआ था। कहां से हुआ था? गोलकुंडा खान या गोलकुंडा किला से क्या है प्राप्त हुआ था। और इसको एक लूट के ले गया, ये भी पूछा जाता है। तो नादिर शाह, कौन लूट के ले गया था? नादिर शाह।
कोहिनूर के हीरे को क्या है भारत से नादिर शाह क्या है लूट के लेकर गए थे। और ये कहाँ मिला था कोहिनूर का, तो गोलकुंडा खान में मिला था, गोलकुंडा खान या किला। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ज्यादातर ये पूछा था कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरे के लिए क्या है जाना जाता है, यह प्रसिद्ध है। और ये हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना। देखिए किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत से क्या है गरीबी हटाना था, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना से था। कौन सा था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत से गरीबी हटाओ। और इसका समय जो था पंचवर्षीय योजना का ज्यादातर जो है वो समय पूछा जाता है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय जो था वो 1974 से लेकर 1978 तक था। कब था, 1974 से लेकर 1978 तक का क्या है इसका समय माना जाता है। और गरीबी हटाओ, गरीबी जो हटाओ, गरीबी हटाओ का एक नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का जो नारा जो है वो किस द्वारा दिया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो वो 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा जो है चुनाव प्रचार प्रसार में दिया गया था, 1971 में यह दिया गया था। और फिर उसके बाद जो है जो योजना जो थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें क्या है इसको मुख्य उद्देश्य था, जिसका काल जो था वो 1974 से लेकर 1978 तक का काल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। देखिए अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, अशोक चक्र जो है वो बहादुरी में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, बहादुरी में दिया जाता है। तो पहली जो महिला जो थी वो कौन थी, नीरजा भानोत। नीरजा भानोत क्या थी, पहली प्रथम महिला थी जिन्हें अशोक चक्र दिया गया था। और यह भी ध्यान रखिए मरणोपरांत दिया गया था। कब दिया गया था, मरणोपरांत इन्हें क्या है अशोक चक्र दिया गया था। यह भारत की पहली महिला थी। कौन थी, नीरजा भानोत। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया गया। कौन सी लिपि है जो अशोक के शिलालेख में जो क्या है प्रयोग किया गया है, तो ब्राह्मी लिपि जो है उसका उपयोग क्या है अशोक के शिलालेख से प्राप्त होता है। और मुख्य बात यह ध्यान रखें, ब्राह्मी जो लिपि है ये सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी लिपि जो मानी जाती है वो कौन सी, ब्राह्मी लिपि मानी जाती है, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अशोक के शिलालेख में। कहाँ मिलता है, अशोक के शिलालेख में क्या है इसका विस्तार मिलता है या उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए धूमकेतु जो है वो किसके चारों ओर अपना परिक्रमा जो करता है वो किसके चारों ओर करता है, तो देखिए ग्रह जो है वो भी सूर्य के करते हैं, तो धूमकेतु जो है ये भी किसके करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और मुख्य बात एक छोटी सी ध्यान रखें, जो ये धूमकेतु जो है ये 76 वर्ष बाद ही दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद क्या है यह दिखाई देता है। तो अब जो ये दिखाई देगा ये 2061 में दिखाई देगा। कब देगा, 2061 में क्या है यह पृथ्वी से दिखाई देगा। और यह क्या है, तारा है। इससे पहले जो है वो काउंट कर लेना, इससे माइनस कर लेना, पता चल जाएगा इससे जो पहले जब है ये दिखाई दिया था। तो अब जो दिखाई देगा ये कब देगा, 76 वर्ष बाद 2061 में यह दिखाई देगा। और ये परिक्रमा जो करता है यह भी ग्रह की तरह ही करता है। जो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी तरह इसका जो परिक्रमा जो काल है वो 76 वर्ष का काल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, शालीमार बाग किस कर लेना, किस झील के किनारे है, किस झील के किनारे स्थित। शालीमार जो बाग है, शालीमार जो बाग है वो किस झील के तट पर स्थित है या किनारे पर स्थित है, तो डल झील के किनारे स्थित है। किसके, डल झील के क्या है किनारे स्थित है। और डल झील कहाँ स्थित है, तो यह है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में यह स्थित है। और शालीमार जो बाग है ये किसने बनवाया था, किसने इसका निर्माण करवाया था, तो ये जहांगीर ने करवाया था। किसने, जहांगीर ने करवाया था। और जहांगीर ने क्यों करवाया था, तो अपनी पत्नी के लिए, इनकी पत्नी थी नूरजहां, इनकी पत्नी क्या है नूरजहां के लिए जहांगीर ने क्या है शालीमार जो बाग है उसका निर्माण करवाया था। बस इतना ही ध्यान रखिए कहां स्थित है, तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में क्या है यह स्थित है और डल झील के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर
21 भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र या भारत का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग जो कारखाना जो है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? राउरकेला। राउरकेला जो है ये भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र या उद्योग जो कारखाना जो है वो सबसे बड़ा इस्पात का, और ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में यह स्थित है। तो बोकरा भी पूछा जाता है, तो बोकरा तो है, बस इतना ही ध्यान रखिए कहाँ स्थित है, बस मुख्य बात नहीं है। तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में यह स्थित है। और दूसरा ऑप्शन देखिए जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है यह भी कहाँ स्थित है? ये भी क्या है? झारखंड राज्य में स्थित है। अब जमशेदपुर की एक मुख्य बात यह ध्यान रखें, यह भारत का प्रथम क्या है? भारत का प्रथम यानी पहला इस्पात उद्योग या पहला कारखाना जो है वो कौन सा था? जमशेदपुर था। और जमशेदपुर कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? देखिए यक्षगान जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है कर्नाटक राज्य का। किसका है? कर्नाटक राज्य का यक्षगान क्या है? लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 23, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय थे। देखिए सिविल सेवा में चयनित पहले जो व्यक्ति जो थे वो पहले भारतीय व्यक्ति जो थे वो कौन थे? तो वो थे सत्यार्थनाथ टैगोर। कौन थे? सत्यार्थनाथ टैगोर थे। और कब चयनित हुए थे? तो ये थे 1864 में। क्या होते? 1864 में हुए थे। और सत्यार्थनाथ टैगोर जो है इंडिया सर्विस सिविल में जो ये जो सत्यार्थनाथ जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? बड़े भाई थे। जो कब हुए थे? 1864 में थे और भारत के पहले व्यक्ति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था, कि भारत में पहला अखबार जो है जो प्रकाशित जो हुआ था वो कौन सा था? तो वो बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट था। और इसकी भाषा भी पूछी जाती है। तो बंगाल गजट जो था वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। और सबसे पहले कहां प्रकाशित हुआ था? तो ये कोलकाता में। कोलकाता में होता। कोलकाता जो है भारत की पहले दिल्ली से पहले क्या थी? राजधानी थी। और किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। और इसका नाम क्या था? बंगाल गजट नाम था, जो भारत का पहला अखबार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आज का सीरीज का जो आज का हमारे सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन, यमुना जो नदी है, यमुना की सहायक नदी। देखिए यमुना जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की जो सहायक नदी है वो चंबल नदी है। कौन सी है? चंबल नदी क्या है? यमुना की सहायक नदी है। अब बात करें ऑप्शन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। गोमती जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो गोमती जो है वह गंगा की सहायक नदी है। गोमती जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा जो नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और अमरावती है ज्यादातर जो है वो पूछी जाती है, गंगा की पूछी जाती है। गोमती काफी सारी नदियां हैं गंगा की, गोमती, कोसी, गंडक। तो अमरावती और गंगा की सहायक नदी ज्यादातर पूछी जाती है। तो ये किसकी है? नर्मदा नदी की है। किसकी है? नर्मदा नदी की जो सहायक नदी जो है कौन सी है? वो अमरावती है। और तुंगभद्रा जो है वो कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी। और गोमती जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो कैसी लगी आज की हमारी क्लास? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। तो क्लास इस सेक्शन को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे सर्च करें, आर्मी स्टडी पॉइंट नाम से हमारा टेलीग्राम है। और उसका जो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर तक आपने अभी तक हमारे ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से सेरडा क्लासेस नाम से क्या है हमारे ऐप को डाउनलोड करें। दोनों का लिंक जो है वो वीडियो में मेंशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।